हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इन्फिनिट कोडिंग। आज की इस वीडियो में हम इमेजेस के ऊपर डिस्कशन करेंगे। जैसे लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि मल्टी मॉडल एआई का जो पाइपलाइन है उसको मैंने अच्छे से बता दिया था और मैंने बोला था कि नेक्स्ट क्लास में हम प्रैक्टिकल देखेंगे। तो आज हम ये जो हमारा क्लास है आज ये पूरा प्रैक्टिकल के ऊपर होने वाला है और ये इमेजेस के ऊपर होगा। ठीक है, तो मतलब इमेजेस का मल्टी मॉडल है। तो मैं पहले यहाँ पे हेडिंग डाल देता हूँ कि मल्टी मॉडल विथ इमेजेस, मतलब इमेजेस के साथ कैसे करेंगे। मैंने बता दिया था कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स होते हैं, जैसे इमेज हो गया, ऑडियो हो गया, वीडियो हो गया। तो ठीक है, तो ऐसे आज का जो क्लास है वो इमेज के ऊपर बेस्ड होगा। तो हम देखेंगे कि इमेजेस के साथ ओपन एआई एपीआई में कैसे काम करते हैं। ठीक है, तो इमेजेस के साथ काम करने के लिए ओपन एआई ने हमें दो अप्रोच दिया है। ठीक है, बेसिकली दो अप्रोच है। ओपन एआई की बात नहीं है, किसी भी अगर मॉडल के साथ आपको कनेक्ट करना है, तो अगर इमेजेस के साथ काम करना है तो दो अप्रोच है। पहला अप्रोच क्या है, जहाँ पे मैं क्या करूँगा, सिंपल टेक्स्ट दूंगा ओपन मतलब कोई भी एलएलएम मॉडल को, और वो मुझे इमेज जनरेट करके देगा। ठीक है, ये मेरा पहला अप्रोच है, मतलब टेक्स्ट टू इमेज। और दूसरा क्या है, इमेज प्लस टेक्स्ट, मतलब एलएलएम के पास दोनों जाएंगे, इमेज भी जाएगा टेक्स्ट भी जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली मल्टी मॉडल इसमें हो रहा है, लेकिन उससे पहले हमें ये भी डिस्कशन करना चाहिए। ठीक है, मतलब टेक्स्ट से अगर कोई इमेज जनरेट करना है तो वो एलएलएम मॉडल उसको कैसे जनरेट करेगा। ठीक है, तो ये हमारा पहला अप्रोच है। और दूसरा क्या है, इमेज प्लस टेक्स्ट, मतलब ये एलएलएम को जाएगा, राइट। तो यहाँ पे इनपुट क्या है, टेक्स्ट एक इनपुट है, या फिर इमेज प्लस टेक्स्ट दोनों एक साथ इनपुट है। ठीक है, तो ये हमारा सेकंड अप्रोच है जो कि हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आज का हमारा जो क्लास है वो बेसिकली इसके ऊपर फोकस रहेगा, मतलब टेक्स्ट से इमेज कैसे जनरेट होगा। ठीक है, तो हमारा स्टेप वन है। स्टेप वन क्या है, टेक्स्ट टू इमेज। और ये किस में देखेंगे, ओपन एआई में। ठीक है, हमारा जो ये डिस्कशन है ये वो ओपन एआई के ऊपर है। ठीक है, तो टेक्स्ट से इमेज कैसे हम जनरेट करेंगे ओपन एआई में। तो उसको उसके लिए ओपन एआई ने हमें एक एपीआई दिया है, जिस एपीआई का नाम क्या है, क्लाइंट डॉट इमेजेस डॉट जनरेट। ठीक है, इसका जो मैं प्रैक्टिकल करूंगा तो अब अच्छे से बताऊंगा। यहाँ पे मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, क्लाइंट डॉट इमेजेस डॉट जनरेट। इससे पहले हमारा क्या मेथड था हमारे पास, इससे पहले का जो मेथड है जहाँ पे हम सिर्फ और सिर्फ टेक्स्ट इनपुट पास कर रहे थे, उस टाइम पे जो मेथड था क्या, क्लाइंट डॉट रेस्पॉन्सेस डॉट क्रिएट। लेकिन अब यहाँ पे वो मेथड यूज नहीं हो पाएगा, क्योंकि वो जो मेथड था वो सिर्फ और सिर्फ क्या करता है, वो सिर्फ टेक्स्ट इनपुट लेता है और टेक्स्ट आउटपुट देता है। लेकिन अगर टेक्स्ट से हमें इमेज जनरेट करना है तो हमें एक दूसरा मेथड यूज करना पड़ेगा, जो कि ये है, क्लाइंट डॉट इमेजेस डॉट जनरेट। ठीक है, तो आपको पता होगा, उसके बारे में मैं थोड़ा बहुत बता देता हूँ। जो हमारा क्लाइंट डॉट रेस्पॉन्सेस डॉट क्रिएट वाला जो मेथड था, रेस्पॉन्सेस डॉट क्रिएट, ये बेसिकली क्या करता था, हमसे दो आर्गूमेंट लेता था। पहला आर्गूमेंट था मॉडल और दूसरा क्या था, दूसरा था इनपुट। ठीक है, ये अच्छे से आपको पता होगा। मॉडल में हम मॉडल पास करते थे, जीपीटी का मॉडल, और इनपुट में हम इनपुट पास करते थे, मतलब जो इनपुट हमें एलएलएम को देना था। तो सिमिलरली यहाँ पे भी कुछ पैरामीटर्स है जिसको हमें ध्यान में रखना है। अगर हमें टेक्स्ट से इमेज जनरेट करना है तो कुछ पैरामीटर्स है, उसको हमें फिलअप करना होगा। तो कौन कौन से पैरामीटर है, तो सेम यहाँ पे भी पहले मॉडल है। ठीक है, पहला मॉडल है, तो मॉडल में क्या पास करेंगे, मॉडल में वो मॉडल पास करेंगे जो टेक्स्ट से टेक्स्ट लेके हमें इमेज जनरेट करके देगा। तो यहाँ पे क्या था, यहाँ पे आपको पता होगा हम एक मॉडल यूज कर रहे थे जीपीटी डस 5.1। लेकिन इस मॉडल का हम यहाँ पे यूज नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि ये जो मॉडल है ना, ये इमेज जनरेट करके नहीं दे सकता आपको। इमेज जनरेट करने के लिए हमारे पास और एक मॉडल है जो ओपन एआई ने हमें बना के दिया है, और ये लेटेस्ट मॉडल है। मॉडल का नाम क्या है, जीपीटी डस इमेज डस 1। जीपीटी डस इमेज डस 1, ये है हमारा मॉडल का नाम। ठीक है, ये मॉडल हमें पास करना पड़ेगा, किसको, इस मेथड को, जनरेट मेथड को। तो मैंने मॉडल पास कर दिया। और सेकंड पैरामीटर क्या है, सेकंड पैरामीटर है प्रॉम्प्ट। नाम से ही पता लग रहा होगा, राइट। मतलब इसमें प्रॉम्प्ट पास करेंगे, मतलब मैं जो इमेज जनरेट करना चाहता हूँ, किस प्रॉम्प्ट के लिए जनरेट करना चाहता हूँ, तो वो बेसिकली मैं यहाँ पे पास करूंगा। ऐसा सपोज मतलब मैं एक इमेज जनरेट करना चाहता हूँ कि एक किड इज प्लेइंग इन द गार्डन, ऐसा, तो मैं यहाँ पे ऐसा पास करूँगा, एक किड इज प्लेइंग इन द गार्डन, ऐसे शॉर्ट में लिख रहा हूँ। ठीक है, तो ये दो पैरामीटर तो क्लियर हो गया। मतलब चेंज क्या है, वहां पे था इनपुट, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे प्रॉम्प्ट है, बस यही चेंज है। और क्या क्या हम पास कर सकते हैं, और एक पैरामीटर है जो कि है साइज। साइज में क्या पास करते हैं, साइज में हम बेसिकली रिजोल्यूशन बताते हैं उसको। ठीक है, ये इमेज का रिजोल्यूशन, मतलब कौन से रिजोल्यूशन में हम चाहिए, मतलब हमें इमेज चाहिए। ठीक है, तो वो इससे डिसाइड होता है, तो हमें साइज भी पास करना पड़ता है। और एक पैरामीटर क्या है, और एक पैरामीटर है एन। एन बेसिकली क्या है, एन बेसिकली बताते हैं मैंने जो प्रॉम्प्ट दिया एलएलएम को, उसमें मैं कितने इमेज बनाना चाहता हूँ। मैं एक इमेज बनाना चाहूंगा तो मैं कहूँगा कि एन इक्वल टू 1। अगर मुझे दो इमेज चाहिए तो मैं क्या कहूँगा, एन इक्वल टू 2। अगर तीन चाहिए तो एन इक्वल टू 3, बस। तो आई होप आपको एक एक पैरामीटर्स का मतलब समझ में आ गया होगा, क्योंकि ये सारे मतलब इन नाम से ही पता लग रहा है, राइट। मॉडल मतलब डेफिनेटली ये कोई एक जीपीटी का मॉडल होगा। प्रॉम्प्ट मतलब जिस प्रॉम्प्ट से मैं इमेज जनरेट करना चाहता हूँ, और साइज मतलब वो सिंपली रेजोल्यूशन को डिफाइन कर रहा है। और एन इक्वल टू ये दर्शाता है कि हमें कितने कॉपीज चाहिए उस टेक्स्ट के लिए। ठीक है, तो यही बस अप्रोच है। तो अब क्या होगा, जैसे ही मैं इस मेथड को ये सारे
पैरामीटर्स पास करूंगा तो मुझे एलएलएम क्या करेगा, मतलब ओपन एआई की बात कर रहा हूँ, ठीक है। ये जो मैं अप्रोच बता रहा हूँ ये ओपन एआई स्पेसिफिक है, आप जेमिनाई में इसको यूज नहीं कर सकते, जेमिनाई का अप्रोच अलग है, ठीक है। तो हम ओपन एआई के बारे में डिस्कशन करेंगे, ओपन एआई में कैसे हम टेक्स्ट से इमेज जनरेट करेंगे, ठीक है। तो जैसे ही मैं इस मेथड को कॉल करूंगा तो वो मुझे क्या करेगा, वो मुझे एक ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा, जैसे यहाँ पे हो रहा था, राइट। क्लाइंट डॉट रेस्पॉन्सेज डॉट पीरियड क्या करता था, याद है आपको, यह हमें एक रेस्पॉन्स ऑब्जेक्ट देता था, राइट। हमें रेस्पॉन्स ऑब्जेक्ट देता था और उसमें से अगर हमें आउटपुट चाहिए तो हम क्या कर रहे थे, रेस्पॉन्स डॉट आउटपुट अंडरस्कोर टेक्स्ट। आई होप आपको पता होगा ये, राइट। ये मेथड नहीं था, ये प्रॉपर्टी था, ठीक। रेस्पॉन्स डॉट आउटपुट अंडरस्कोर टेक्स्ट, जैसे ही मैं ये बोलता था तो मुझे आउटपुट मिल जाता था। सपोज मेरा क्वेश्चन था कि व्हाट इज लिस्ट इन पाइथन, इस यहाँ पे अगर मेरा क्वेश्चन था, मेरा इनपुट था व्हाट इज लिस्ट इन पाइथन, तो उसका जो आउटपुट आता था वो यहाँ से मिल जाता था, रेस्पॉन्स डॉट आउटपुट अंडरस्कोर टेक्स्ट। यहाँ पे कैसे होगा, ये जो इमेज वाला जो एपीआई, यहाँ पे क्या होता है, हम जब भी कोई कॉल करते हैं ना, मतलब क्लाइंट डॉट इमेजेस डॉट जनरेट, वो क्या करता है, हमें यहाँ पे भी हमें एक ऑब्जेक्ट मिलता है, लेकिन उस ऑब्जेक्ट का क्या है, ये यहाँ पे नॉर्मल ऑब्जेक्ट जैसा नहीं होता है। यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट मिलता है उसका टाइप है इमेजेस रेस्पॉन्स, ये है ऑब्जेक्ट। यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या था, यहाँ पे रेस्पॉन्स ऑब्जेक्ट था, लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है इमेजेस रेस्पॉन्स, ठीक है। तो इसके अंदर हमारा इमेज बैठा होगा, मतलब जो ओपन एआई ने इमेज जनरेट करा है वो इस ऑब्जेक्ट के अंदर बैठा होगा। तो फिर इस ऑब्जेक्ट से वो मिलेगा कैसे, ये जो इमेजेस रेस्पॉन्स ऑब्जेक्ट है ना, इसका स्ट्रक्चर मैं बता देता हूँ कि एक्चुअली होता क्या है, स्ट्रक्चर कैसा होता है इसका, ठीक है। मैं यहाँ पे दिखाता हूँ कि इसका स्ट्रक्चर ऐसा होता है, ये एक ऑब्जेक्ट होता है लेकिन उसका स्ट्रक्चर डिक्शनरी जैसा होता है, मतलब डिक्शनरी होगा और डिक्शनरी के अंदर एक की होता है डाटा, ठीक है। और जो डाटा है ना वो एक लिस्ट ऑफ डिक्शनरी रहता है, और यहाँ पे और भी बहुत कुछ होता है, ये सारे मेटा डाटा है, इसको हमें कंसिडर करना नहीं है। हमारा जो इमेज है इसी की के अंदर बैठा रहता है, ठीक है। मतलब ये एक ऑब्जेक्ट है जिसके अंदर पहला की क्या है, डाटा, और डाटा के अंदर क्या होता है, एक लिस्ट ऑफ डिक्शनरी होता है। ये या तो लिस्ट ऑफ डिक्शनरी होगा या फिर लिस्ट ऑफ डिक्शनरीज होगा, ठीक है। मतलब यहाँ पे एक डिक्शनरी हो सकता है या फिर मोर देन वन। तो वो मोर देन वन कब होगा, वो डिपेंड करता है कि एन के ऊपर। अगर मैंने एन इक्वल टू वन पास करा तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक ही डिक्शनरी होगा, अगर मैंने एन इक्वल टू टू पास करा यहाँ पे दो डिक्शनरी होगा। क्यों, क्योंकि वो दो इमेज का इन्फॉर्मेशन लेके आया होगा, ठीक है। तो ये जो डाटा है ये एक लिस्ट ऑफ डिक्शनरी है, ये जो डिक्शनरी है ना, इस डिक्शनरी का स्ट्रक्चर मैं बताता हूँ। ये बेसिकली ऐसे होता है, इसमें एक की होता है B64_JSON, ऐसा की होता है, और इस की के अंदर हमारा इमेज का इन्फॉर्मेशन रहता है, मतलब हमारा इमेज यहाँ पे है ऐसा। तो अगर हमें जो ओपनएआई ने जो इमेज दिया है अगर उसको हमें यूज चाहिए तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ तक पहुँचना पड़ेगा। तो जो मतलब ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट के अंदर हमें डॉट डाटा तो करना पड़ेगा, फिर डाटा के अंदर क्या है, डाटा के अंदर एक लिस्ट है, मतलब डाटा एक्चुअली एक लिस्ट ऑफ डिक्शनरी है। तो वहां से अगर हमें पहला इमेज चाहिए तो हम क्या करेंगे, उस डिक्शनरी के अंदर जो की बैठा है B64_JSON, इसके अंदर हमें वो डाटा मिलेगा। लेकिन वो डाटा किसके फॉर्म में मिलेगा, वो डाटा हमें स्ट्रिंग के फॉर्म में मिलेगा, राइट। ऐसा, तो मुझे यहाँ तक पहुँचना है तो मैं क्या करूँगा, तो सपोज मान लो, तो ये जो एपीआई है क्लाइंट डॉट इमेजेस डॉट जनरेट, तो ये हमें जो इमेज रेस्पॉन्स ऑब्जेक्ट प्रिंट कर मतलब रिटर्न कर रहा है, उसको मान लो मैंने ऐसा स्टोर कर लिया किसी में, इमेज ऑब्जेक्ट, ठीक है। मैंने इमेज ऑब्जेक्ट इक्वल टू जो भी कॉल दिया था क्लाइंट डॉट रेस्पॉन्स इमेजेस डॉट जनरेट, ठीक है। अब मुझे इमेज ऑब्जेक्ट मिल गया, मुझे कहाँ तक जाना है, मुझे जाना है यहाँ तक। तो कैसे जाऊँगा, ऐसा, राइट। इमेज ऑब्जेक्ट, इमेज ऑब्जेक्ट के अंदर पहला की क्या है, मतलब जो हमें जिस की के अंदर डाटा है वो उस की का नाम क्या है, डाटा। तो मैं क्या लिखूंगा, डॉट डाटा, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट है। अगर ऑब्जेक्ट के अंदर किसी प्रॉपर्टी को हमें एक्सेस करना है तो हम कैसे करेंगे, विद द हेल्प ऑफ डॉट ऑपरेटर। तो डॉट डाटा मैंने कर दिया, और जो डॉट डाटा है, ये जो डाटा है ये एक लिस्ट ऑफ डिक्शनरी है, और लिस्ट के अंदर हमें अगर कोई वैल्यू चाहिए तो डेफिनेटली हमें सबस्क्रिप्ट ऑपरेटर लगाना पड़ेगा। और अभी क्या है, अभी अगर मान लो अभी हम ये लेते हैं कि हम n इक्वल टू वन पास कर रहे हैं, ठीक है। अगर n इक्वल टू वन पास करेंगे तो डेफिनेटली लिस्ट के अंदर जो डिक्शनरी होगा वो सिर्फ एक डिक्शनरी होगा, ठीक है। तो मैंने क्या करूंगा, मैं अगर पहला डिक्शनरी तक पहुंचना है तो मैं जीरो लिखूंगा, इमेज ऑब्जेक्ट डॉट डाटा जीरो डॉट, क्योंकि जीरो पे क्या है, जीरो पे डिक्शनरी है। अगेन वो एक ऑब्जेक्ट है जिसके अंदर ये नाम इस नाम का की है, तो मुझे यहाँ तक पहुंचना है तो मैं क्या लिखूंगा, B64_JSON, बस पहुंच गया, मुझे मिल गया। लेकिन मुझे जो मिला वो किस फॉर्म में होगा, वो स्ट्रिंग के फॉर्म में होगा। तो इसको मान लो मैं ऐसा स्टोर किया, इमेज str, तो मुझे मिल गया इमेज स्ट्रिंग, मतलब मुझे ओपनएआई ने इमेज जनरेट करके दे दिया। लेकिन ओपनएआई ने इमेज जनरेट करके किस फॉर्म में दिया, स्ट्रिंग फॉर्म में दिया। तो मुझे, हम तो स्ट्रिंग को हम देख नहीं सकते, अगर हम मुझे इमेज को विजुअलाइज करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, उसको बाइनरी पे कन्वर्ट करके किसी फाइल के अंदर स्टोर करना पड़ेगा, तब जाके मैं उसको देख पाऊंगा, नहीं तो वो मुझे दिखाई नहीं देगा। वो सिंपली एक नॉर्मल स्ट्रिंग डाटा मुझे दिखाएगा, ऐसा कुछ XYZ जो भी है ऐसा करके दिखाएगा, राइट, जो कि स्ट्रिंग फॉर्म में होगा। तो उसका तो हमको यूज नहीं है ना, हम अगर इमेज जनरेट कर रहे हैं तो हमें उसको देखना चाहिए, हमें उसको किसी फाइल के अंदर स्टोर करना पड़ेगा। तो उसको कैसे करेंगे, उसको करने के लिए हमारे पास एक तरीका है। ये जो स्ट्रिंग है ना, जो बेस64 एनकोडेड स्ट्रिंग जो ओपनएआई ने दिया था, उसको उसका मतलब ओरिजिनल वर्जन को जाने के लिए हमारे पास एक मॉड्यूल है बेस64। ये बेस64 जो है ना, इसके पास एक मेथड है B64 डिकोड।
ये एक मेथड है, मतलब मॉड्यूल लेवल फंक्शन है, राइट। तो बेस64 एक मॉड्यूल है, उसके अंदर ये फंक्शन है B64 डिकोड। इसको अगर हम वो वाला स्ट्रिंग पास कर देंगे जो ओपनएआई ने हमें दिया था, वो स्ट्रिंग अगर हम इसको पास कर देंगे ना, तो वो उस स्ट्रिंग का ओरिजिनल जो बाइनरी फॉर्म था वो हमें रिटर्न करके दे देगा। तो मतलब सिंपल हो गया। हम क्या करेंगे, हम जैसे ही हम यहाँ तक पहुंच गए, इमेज स्ट्रिंग तक पहुंच गए, हम क्या करेंगे, हम जो B64 डिकोड मेथड है उसको ये इमेज स्ट्रिंग पास कर देंगे। और जैसे ही उसको पास करेंगे तो वो क्या करेगा, ये मेथड क्या करेगा, ये जो फंक्शन हमें इमेज का बाइनरी फॉर्म दे देगा। ठीक है, तो हमें इमेज का बाइनरी फॉर्म मिल गया। और जैसे ही हमें इमेज का बाइनरी फॉर्म मिला तो हम क्या करेंगे, उसको सिंपली किसी फाइल के अंदर राइट कर देंगे। क्योंकि जो इमेजेस होता है ना वो सारे बाइनरी फॉर्म में रहता है, वो कोई स्ट्रिंग डाटा नहीं है। ठीक है, तो उसको पहले हमें बाइनरी में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तब जाके हम उसको विजुअलाइज कर पाएंगे कि ये इमेज है। ठीक है, तो हमारा स्टेप क्या था, पहले तो हमने स्टेप 1 में क्या करा, स्टेप 1 में हमने एलएलएम को एपीआई कॉल दिया। एलएलएम ने क्या करा, एलएलएम ने इमेज जनरेट करा, लेकिन इमेज को हमें स्ट्रिंग फॉर्म में रिटर्न किया, उसने बाइनरी फॉर्म में रिटर्न नहीं किया, उसने स्ट्रिंग फॉर्म में रिटर्न किया। और हमने उसको अगर देखना है पहले, उसको पहले बाइनरी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो उसको बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमारे पास एक मेथड है, सॉरी फंक्शन है, मतलब ये मॉड्यूल लेवल फंक्शन है। ठीक है, तो मैं मतलब आप समझ रहे हैं, राइट। तो ये फंक्शन है B64 डिकोड। इसको अगर मैं वो स्ट्रिंग पास कर दूंगा जो एलएलएम ने मुझे दिया था, तो वो क्या करेगा, उस स्ट्रिंग का बाइनरी रिप्रेजेंटेशन मुझे दे देगा। और जैसे ही मुझे बाइनरी रिप्रेजेंटेशन मिल जाएगा, मैं सिंपली उसको किसी फाइल के अंदर राइट कर दूंगा। और जैसे ही फाइल के अंदर राइट कर दूंगा तो वो मुझे फाइल में दिख जाएगा वो इमेज। ठीक है, और एक चीज़ है, जो यहाँ पे जो किसी फाइल के अंदर राइट करूंगा, तो फाइल के अंदर कैसे राइट करूंगा, जो सिंपल फाइल हैंडलिंग का लॉजिक मुझे लगाना पड़ेगा। तो कैसे लिखूंगा, ऐसे विथ ओपन जो भी एक फाइल का नाम, सपोज मान लो मैं टेस्ट, राइट, test.png ऐसे लिखूंगा। और मैं क्या करूंगा, मुझे किस मोड में खोलना है फाइल को, राइट मोड में ही। और बी क्यों, क्योंकि बाइनरी, मैं बाइनरी डाटा को स्टोर करने जा रहा हूँ। ठीक है, तो ऐसे मैं करूंगा एज एफ, उसके बाद सिंपली एफ डॉट राइट, और उसमें क्या पास करूंगा, जो इमेज बाइनरी मेरे को मिला था। तो ये क्या करेगा, एफ डॉट राइट, ये जो इमेज बाइनरी था ना उसको इसी फाइल के अंदर राइट कर देगा, text.png के अंदर। और जब मैं text.png को खोलूंगा तो मुझे दिख जाएगा जो भी एलएलएम ने मुझे इमेज जनरेट करके दिया है। तो सिंपल है, राइट। तो यहाँ पे कुछ चीज़ें हमें मन में डाउट आ रहा होगा। पहला तो मैंने यहाँ पे text.png क्यों लिखा, क्या मैं text.jpg नहीं लिख सकता? देखिए लिख तो सकते हैं, लेकिन ओपनएआई का जो एलएलएम मॉडल है ना, उसका डिफॉल्ट बिहेवियर क्या है, वो जो इमेज जनरेट करता है ना और हमें जो स्ट्रिंग फॉर्मेट जो रिटर्न करके देता है वो पीएनजी फॉर्मेट में होता है। मतलब एलएलएम एपीआई इंटरनली जो इमेज जनरेट करता है उसका एक्सटेंशन पीएनजी होता है। ठीक है, और हमें जो स्ट्रिंग फॉर्मेट मिल रहा है वो भी पीएनजी का ही है। तो इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, text.png करना पड़ेगा, क्योंकि ये एलएलएम का डिफॉल्ट बिहेवियर है। उसका डिफॉल्ट बिहेवियर क्या है, वो पीएनजी में ही इमेज जनरेट करेगा। लेकिन अब मैं चाहता हूँ कि नहीं, मैं तो जेपीजी में स्टोर करना चाहता हूँ। तो उस केस में आप क्या कर सकते हैं, ये जो .png का डाटा आ रहा है उसको आप, एक लाइब्रेरी है पिलो लाइब्रेरी, उसको यूज करके आप उसको जेपीजी में कन्वर्ट कर सकते हैं। या फिर कुछ जो एडवांस एडिटर होता है, क्या होता है कि अगर मैं यहाँ पे डायरेक्ट विदाउट कन्वर्जन, अगर मैं डायरेक्ट ऐसे text.jpg भी करूँगा ना, तो मेरा फाइल सेव हो जाएगा। मतलब text.jpg नाम का मतलब मेरा जो png डाटा आया था इमेज बाइनरी फॉर्म में, वो ऑटोमेटिक text.jpg में स्टोर हो जाता है, मतलब एरर थ्रो नहीं करता। लेकिन वो गुड प्रैक्टिस नहीं है, आपको ऐसा नहीं करना है। वहाँ से जिस फॉर्म में डाटा आ रहा है आपको उसी फॉर्म में डाटा को स्टोर करना है। और एलएम का डिफॉल्ट बिहेवियर क्या है, वो .png में फाइल बनाएगा। लेकिन मैंने क्या बोला, अगर .png में आ रहा है, मुझे जेपीजी में स्टोर करना है, तो एक तो मैनुअल अप्रोच क्या है कि मैं उसको कन्वर्ट करूंगा विद द हेल्प ऑफ पिलो लाइब्रेरी। या फिर फाइल जब राइट करूंगा मैं ऐसा ही लिखूंगा test.jpg, तो वो ऑटो राइट कर देगा, लेकिन वो हमेशा काम करेगा, इसका कोई गारंटी नहीं है। तीसरा अप्रोच क्या है, हम ये जो यहाँ पे जो पास कर रहे हैं ना सारे पैरामीटर्स, मॉडल, प्रॉम्प्ट, साइज और एन, इसके साथ और एक पैरामीटर भी है, आउटपुट अंडरस्कोर फॉर्मेट। इसमें आप बता सकते हैं कि आपको डाटा किस में चाहिए, आपको डाटा जेपीजी में चाहिए या पीएनजी में चाहिए या फिर डब्ल्यूबीईपी में चाहिए, राइट। तीनों फॉर्मेट जो होता है, तो जो फॉर्मेट आप पास करोगे एलएलएम क्या करेगा, एलएलएम उसी फॉर्मेट में आपको जनरेट करके देगा। लेकिन मैं कहूँगा कि आप इसको यूज ज़्यादा करो ही मत, क्योंकि इसका ऐसे कुछ इंपॉर्टेंस है नहीं, क्योंकि मोस्टली हम इमेज को पीएनजी में ही स्टोर करते हैं। ठीक है, तो और एलएलएम पीएनजी में अगर जनरेट करके दे रहा है तो उसका क्वालिटी भी बहुत अच्छा होगा, तो हमें उसको अपडेट करना नहीं चाहिए। अगर रिक्वायरमेंट है तो आप अपडेट करो, लेकिन अगर नहीं है तो फिर उसको ऐसे नहीं रहने दो। बस मैंने आपको बता दिया कि अगर मुझे किसी और फॉर्मेट में चाहिए तो मैं कर सकता हूँ। तो क्या अप्रोच है, अगर मुझे किसी और फॉर्मेट में चाहिए तो उसने तो पीएनजी में स्टोर कर दिया, मतलब जनरेट करके दिया। मैं क्या करूँगा, मैं पिलो लाइब्रेरी को यूज करके इसको मैनुअली कन्वर्ट करूँगा, किसमें, .jpg में। या फिर मैं डायरेक्ट test.jpg करके स्टोर करूँगा। लेकिन ये कुछ एडिटर में सपोर्ट है, कुछ एडिटर में होता नहीं है। ठीक है, जैसे VS कोड में मैं इसको करके दिखाऊंगा कि ये ऑटोमेटिक स्टोर हो जाएगा, कोई इशू नहीं है। और तीसरा क्या है, जब हम एलएलएम एपीआई कॉल कर रहे हो उसको बोल दो आउटपुट अंडरस्कोर फॉर्मेट, इसमें पास कर दो जेपीजी। तो अब ये क्या करेगा, ये जो पीएनजी में जनरेट कर रहा था वो अब जेपीजी में जनरेट करेगा। ठीक है, ये सारा अप्रोच है। ये एक डाउट था,
दूसरा डाउट एक मन में मेरा ये है, मैंने क्या बोला कि एलएलएम जो इमेज जनरेट करेगा वो हमें रिटर्न जो करता है जो B64 जेसन स्ट्रिंग में देता है, मतलब ये एक बेस 64 स्ट्रिंग है, राइट, ये स्ट्रिंग फॉर्म में दे रहा है। और मैंने क्या बोला, ये स्ट्रिंग फॉर्म में है, लेकिन हमें अगर इसको फाइल में राइट करना है उसको हमें बाइनरी में कन्वर्ट करना पड़ेगा, राइट, यहाँ पे इसको बाइनरी में कन्वर्ट करना पड़ेगा तब तो जाके, क्योंकि इमेज जो है वो बाइनरी डाटा है, वो टेक्स्ट डाटा नहीं है, ठीक है। और मैंने ये भी बोला ओपनएआई जो है वो ऑलरेडी इमेज बाइनरी में जनरेट कर लिया था, लेकिन उसके बाद उसने क्या करा, उसने कन्वर्ट करा, इस स्ट्रिंग फॉर्म में कन्वर्ट करके हमें दिया। तो क्या ऐसा क्यों करा, क्या ओपनएआई ने हमें डायरेक्ट ऐसे क्यों नहीं रिटर्न किया? अगर ओपनएआई बाइनरी फॉर्म में इमेज जनरेट कर रहा है तो ओपनएआई हमें डायरेक्ट बाइनरी फॉर्म में क्यों रिटर्न नहीं कर रहा है, वो हमें क्यों स्ट्रिंग फॉर्म में रिटर्न कर रहा है? अगर बाइनरी फॉर्म में डायरेक्ट वो रिटर्न करता तो मैं तो डायरेक्ट उसको फाइल में स्टोर कर लेता, मुझे ये सारे मैनुअल कन्वर्जन करने की जरूरत नहीं, जो मैनुअल कन्वर्जन मैंने यहाँ पे जो करा B64 डिकोड को यूज करके, तो इसको तो यूज करने की जरूरत ही नहीं पड़ता। तो ओपनएआई ने हमें ऐसा क्यों नहीं दिया कि हम उसको टेक्स्ट दें और वो हमें इमेज जनरेट करके दे इन बाइनरी फॉर्म? ऐसा इसलिए है क्योंकि आपको पता होगा सर्वर में जो अलग अलग एप्लीकेशन, सपोज मान लो ये मेरा एप्लीकेशन 1, ये मेरा एप्लीकेशन 2, जब दोनों एक दूसरे से बात करते हैं और दोनों के बीच में अगर कुछ डाटा एक्सचेंज हो रहा है तो वो किस फॉर्म में डाटा एक्सचेंज होता है आपको पता होगा ना, वो जेसन के फॉर्म में एक्सचेंज होता है। मतलब वहाँ पे और कोई, मतलब मोस्टली, मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सारे एप्लीकेशन ऐसा करते हैं, मतलब मोस्ट ऑफ द केसेस 99% एप्लीकेशन क्या करते हैं, वो दोनों के बीच में जो डाटा एक्सचेंज होता है वो जेसन के फॉर्म में डाटा एक्सचेंज होता है। और जेसन जो क्या होता है ना, वो जेसन में हम बाइनरी डाटा को नहीं रख सकते, बाइनरी डाटा को अलाउ नहीं करता है। जेसन में क्या स्टोर कर सकते हैं हम, स्ट्रिंग स्टोर कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट स्टोर कर सकते हैं, नंबर्स स्टोर कर सकते हैं, लेकिन उसमें बाइनरी डाटा को स्टोर नहीं कर सकते। बाइनरी डाटा यहाँ पे कौन है, इमेज है, जो ओपनएआई ने जो इमेज जनरेट करा था वो एक बाइनरी डाटा है, तो वो अगर हमें हमारे तक पहुंचाना है वो तो जेसन में भेजेगा, लेकिन जेसन क्या करेगा, जेसन में बाइनरी को स्टोर नहीं कर सकते थे। तो इसलिए उसने क्या करा, उसने वो जो बाइनरी डाटा था ना उसको पहले स्ट्रिंग में कन्वर्ट किया, क्योंकि स्ट्रिंग में अगर कन्वर्ट हो जाएगा उसके बाद जेसन उसको एक्सेप्ट करेगा, लेकिन अगर स्ट्रिंग में नहीं है तो जेसन उसको रिजेक्ट कर देगा, वो वैलिड सिंटेक्स है नहीं। आपको पता होगा जेसन के बारे में। जेसन में और भी एक स्टैंडर्ड है कि हर मतलब जो स्ट्रिंग है वो डबल कोड में होना चाहिए, उसको आप ऐसे नहीं लिख सकते हैं, मतलब सिंगल कोड के साथ ए नहीं लिख सकते। लेकिन आपको अगर पाइथन में आपको पता होगा कि अगर कोई स्ट्रिंग को आप डिफाइन कर रहे हो या तो आप सिंगल कोड में कर सकते हो या फिर डबल कोड में कर सकते हो, लेकिन जेसन में ऐसा नहीं है, जेसन में स्ट्रिंग हमेशा डबल कोड में ही होना चाहिए। तो ये जेसन का स्टैंडर्ड है, अगर उसको ब्रेक करोगे तो वो जेसन का इनवैलिड सिंटेक्स है। तो इसीलिए यहाँ पे जो एलएलएम ने जो ओपनएआई ने जो इमेज जनरेट करा था वो बाइनरी फॉर्म में था, तो वो बाइनरी फॉर्म में हमारे तक डायरेक्ट पहुंचा नहीं पाएगा, तो इसलिए उसने स्ट्रिंग में पहले कन्वर्ट किया और फिर हमारे तक आया। उसके बाद हमें हमें अगर इमेज को देखना है तो हमें उसको बाइनरी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो मतलब क्या हुआ, एलएलएम यहाँ पे सपोज मान लो एलएलएम था, राइट, एलएलएम ने हमें इमेज का, और हमने क्या करा, हमने फिर कन्वर्ट करा इसको, मतलब वो जो दिया उसको बोलते हैं एनकोडिंग, एनकोडिंग स्ट्रिंग दिया। क्यों? क्योंकि बेस 64 से उसने ऐसा था, राइट, यहाँ पे मतलब एलएलएम ने क्या करा, बाइनरी बाइनरी फॉर्म में डाटा था, बाइनरी टू स्ट्रिंग करा और हमें दे दिया, और हम क्या कर रहे हैं, हम स्ट्रिंग से बाइनरी तक जा रहे हैं, तो अभी तो हम उसको देख पाएंगे। तो बाइनरी से स्ट्रिंग को जो कन्वर्ट किया उसको बोलते हैं एनकोडिंग, और हमने क्या करा, हमने करा डिकोडिंग, ठीक है। और इसके लिए हमने कौन सा मेथड यूज किया, B64 डिकोड, और एनकोडिंग के लिए कौन सा मेथड यूज होता है, B64 एनकोड, राइट, ये दो मेथड होता है, B64 डिकोड या फिर B64 एनकोड। तो एलएलएम ने जो ओपनएआई ने उसने तो B64 एनकोड करके हमें दे दिया स्ट्रिंग फॉर्म में, लेकिन फिर स्ट्रिंग से हमें बाइनरी तक जाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें डिकोडिंग करना पड़ेगा विद द हेल्प ऑफ दिस फंक्शन B64 डिकोड। ये इसलिए करना पड़ा क्योंकि जो जेसन है उसको स्ट्रिंग के अलावा कुछ समझ में आता नहीं है, मतलब स्ट्रिंग तो समझ में आता है लेकिन उसको बाइनरी समझ में नहीं आता है। ये गलत होगा क्या ना कि उसको स्ट्रिंग के अलावा कुछ समझ, क्योंकि उसको ऑब्जेक्ट भी आता है समझ में, एरे भी आता है, बस उसको बाइनरी डाटा समझ में नहीं आता है, वो बाइनरी डाटा को एक्सेप्ट नहीं करता है जेसन। अगर जेसन के थ्रू अगर कुछ बाइनरी डाटा को पास करना पड़ेगा तो उसको पहले हमें क्या करना पड़ेगा, हमें पहले उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना पड़ेगा। और हम नेक्स्ट क्लास में एक अप्रोच देखेंगे, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था हमारे पास दो अप्रोच है, एक है टेक्स्ट टू इमेज और दूसरा क्या है, हम उसको इमेज मतलब उसको इमेज प्लस टेक्स्ट देंगे, राइट, हम उसको ऐसा देंगे, एक इमेज होगा प्लस उसके साथ एक क्वेश्चन होगा, राइट, ये हम किसको पास करेंगे, ये हम एलएलएम को पास करेंगे। लेकिन अगेन मैंने बोला हमारे पास दो अलग अलग एप्लीकेशन है, ये हमारा पाइथन फाइल है, ठीक है, जहाँ से मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे ओपनएआई को कॉल करूँगा, और ओपनएआई एपीआई एक अलग एप्लीकेशन है, मेरा एक अलग एप्लीकेशन है, दो अलग अलग एप्लीकेशन है। अगर डाटा एक्सचेंज है, क्योंकि मैं यहाँ पे डाटा पास कर रहा हूँ, राइट, मैं इमेज प्लस टेक्स्ट ओपनएआई को दे रहा हूँ,
तो उसको किस फॉर्म में दूंगा, उसको जेसन के फॉर्म में दूंगा। अगर जेसन के फॉर्म में दूंगा तो इमेज को मैं कैसे दूंगा, टेक्स्ट तो समझ गया मैं, डबल कोड में पास कर दिया, लेकिन फिर इमेज को कैसे पास करूंगा। इमेज को पास करने के लिए मुझे पहले उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और उस टाइम पे हमारा ये मेथड काम में आएगा, ये वाला। आज के इस प्रैक्टिकल में इसको यूज करेंगे। नेक्स्ट क्लास में जिसमें हम देखेंगे कि इमेज प्लस टेक्स्ट को कैसे ओपन तक पहुंचाएंगे, तो उसमें हम ये वाला अप्रोच करेंगे। ठीक है, तो पहले उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करेंगे, फिर एलएलएम तक पहुंचाएंगे, फिर एलएलएम इंटरनली उसको डिकोड करके फिर समझेगा। ठीक है, तो अभी के लिए क्या हो रहा है, अभी के लिए हमारे पास जो स्ट्रिंग आ रहा है हम उसको बस डिकोड कर, और डिकोड करेंगे तो हमारे पास डाटा आ जाएगा, उसके बाद उसको फाइल में राइट कर देंगे। ठीक है, तो मैंने थ्योरेटिकल डिस्कशन जितना हो सकता है मैंने बता दिया है। अब हम इसको प्रैक्टिकल करके देखेंगे कि प्रैक्टिकल में इसको कैसे इंप्लीमेंट करेंगे। ठीक है, तो मैं डायरेक्ट VS कोड में जाता हूँ और वहाँ पे प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ। ठीक है, तो मैं VS कोड में आ गया, और यहाँ पे मैंने क्या करा, मैंने एक मल्टी मॉडल AI का एक फोल्डर बना लिया है, क्योंकि मल्टी मॉडल AI से जितने रिलेटेड एप्लीकेशन होंगे हम इसके अंदर बनाएंगे। क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा था, यहाँ पे कन्फ्यूजन हो रहा था, राइट। हमारा प्रोग्राम लिस्ट बढ़ रहा है और धीरे धीरे अगर सब कुछ यहीं पे रखूँगा तो हम अगर फ्यूचर में अगर हमें किसी का रेफरेंस लेना है तो हम लेने में उसको मतलब हमें प्रॉब्लम होगा। ठीक है, तो मैंने क्या करा, मैंने एक मल्टी मॉडल AI का एक फोल्डर बना दिया है, और उसके अंदर मैंने एक इमेज डेमो 01 नाम का एक फाइल बनाया, और इसके अंदर हम कोड लिखेंगे। ठीक है, तो पहला अप्रोच एज यूजुअल हमें क्या करना पड़ेगा, पहले हमें OpenAI को इंपोर्ट करना पड़ेगा। फ्रॉम OpenAI इंपोर्ट OpenAI, जो कि हमारा पहला है। उसके बाद क्या था, फ्रॉम .env इंपोर्ट लोड अंडरस्कोर .env, ये सेकंड। और तीसरा लाइब्रेरी कौन सा है, बेस 64, इसका जरूरत है, राइट, हमें डिकोड करने के लिए। उसके बाद पहला स्टेप क्या है, हमें पहले एनवायरनमेंट वेरिएबल को लोड करना पड़ेगा। सेकंड स्टेप हमें क्लाइंट ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, राइट। ये सबको मैं समझा नहीं रहा हूँ क्योंकि ये ऑलरेडी हम समझ चुके हैं अच्छे से। ठीक है, हमारा क्लाइंट ऑब्जेक्ट बन गया। अब हमें क्या करना चाहिए, पहले क्या था, क्लाइंट डॉट रेस्पॉन्सेज डॉट क्रिएट, लेकिन अभी वो नहीं है, वो वाला चलेगा नहीं। अभी हमें क्लाइंट डॉट इमेजेस डॉट जनरेट। ठीक है, और जनरेट मेथड का हमें बहुत सारे पैरामीटर्स पास करना पड़ेगा। पहला तो मॉडल इक्वल टू GPT, जो पहला वाला है, GPT इमेज 1, ये पहला मॉडल। और दूसरा पैरामीटर क्या है, दूसरा पैरामीटर है प्रॉम्प्ट, राइट। और प्रॉम्प्ट में मैं पास करूंगा, सपोज मैं पास करूंगा कि ए किड इज प्लेइंग इन दी गार्डन। ठीक है, ये मेरा सेकंड प्रॉम्प्ट है, मतलब प्रॉम्प्ट पैरामीटर है। और थर्ड आर्गुमेंट क्या है, थर्ड आर्गुमेंट हमारा था साइज। और साइज में हम क्या पास करेंगे, साइज में जो रिजोल्यूशन आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि बहुत सारी रिजोल्यूशन है, मैं पहला वाला लेके चलता हूँ 124 ठीक है। और लास्ट पैरामीटर जो है n इक्वल टू मैं कितना कॉपीज चाहता हूँ इसका। ठीक है, या तो 1 हो सकता है, या 2 हो सकता है, या 3 हो सकता है, या कुछ भी हो सकता है, राइट। मैं 1 लेके चलता हूँ, पहले हम एक इमेज बना के देखते हैं, उसके बाद फिर n का साइज बढ़ा के देखेंगे। ठीक है, ये हमारा था API कॉल क्लाइंट डॉट इमेजेस डॉट जनरेट। और मैंने क्या बोला था, ये हमें ऑब्जेक्ट रिटर्न करके देता है, तो पहले उस ऑब्जेक्ट को कहीं पे हमें स्टोर करना पड़ेगा, राइट। तो मैं ऐसा करता हूँ इमेज ऑब्जेक्ट। ठीक है, मैंने इमेज ऑब्जेक्ट स्टोर कर लिया। अब हमें क्या करना है, इमेज ऑब्जेक्ट में क्या होगा, इमेज ऑब्जेक्ट में हमारा इमेज का डाटा होगा लेकिन स्ट्रिंग फॉर्म में, तो हमें वो स्ट्रिंग का डाटा पहले उठाना पड़ेगा। तो उसको कैसे उठाएंगे, राइट। मैंने बोला था इमेज जो ऑब्जेक्ट होगा उसके अंदर एक डाटा नाम का एक प्रॉपर्टी होगा, और डाटा जो है वो एक लिस्ट ऑफ डिक्शनरी है। तो अगर पहला डिक्शनरी चाहिए तो मैं 0 लिखूंगा, उसके बाद डॉट, क्योंकि डाटा जो ऑफ 0 क्या है, एक डिक्शनरी है जिसके अंदर B64 अंडरस्कोर जेसन नाम का एक की है। ठीक है, B64 जेसन। तो इस की के अंदर क्या है, इस की के अंदर हमारा इमेज का डाटा है लेकिन स्ट्रिंग फॉर्म में है। तो मैं इसको स्टोर करता हूँ इमेज str। ठीक है, मतलब ये इमेज का स्ट्रिंग रिप्रेजेंटेशन है जो LLM ने हमें दिया है, मतलब अपने है मोर स्पेसिफिक। ठीक है, अब हमें इमेज का स्ट्रिंग वर्जन मिल गया। अब हम उसको अगर देखना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें उसको पहले तो बाइनरी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करेंगे, मैंने क्या बोला था, जो बेस 64 है उसके पास एक B64 डिकोड नाम का एक मेथड है। अगेन ये फंक्शन है, मैं मेथड कभी कभी मतलब स्लिप ऑफ टंग हो जाता है, लेकिन ये एक्चुअली इसका जो मतलब इसको फंक्शन कहना सही रहेगा, ये मॉड्यूल लेवल फंक्शन। ठीक है, बेस 64 B64 डिकोड। और इसके अंदर मैं क्या करूंगा, मैं इसके अंदर जो इमेज स्ट्रिंग था उसको पास कर दूंगा। अगर मैंने उसको पास कर दिया, अब ये क्या करेगा, ये जो इमेज का जो स्ट्रिंग रिप्रेजेंटेशन था उसका बाइनरी रिप्रेजेंटेशन मुझे देगा। तो मैं इसको स्टोर करूंगा इमेज अंडरस्कोर बाइनरी। ठीक है, अब क्या है, अब मेरे पास इमेज का बाइनरी फॉर्म है, अब मैं इसको देख सकता हूँ। लेकिन देखने के लिए मुझे इसको पहले फाइल में तो राइट करना पड़ेगा, राइट। मैं पहले इसको किसी फाइल में स्टोर करूँगा तब जाके मैं उसको देख सकता हूँ। तो फाइल में कैसे लिखेंगे, मैंने बताया था सिंटेक्स विथ ओपन, उसके बाद फाइल के नाम, सपोज ये हमारा पहला है तो मैं लिखूंगा टेस्ट डॉट PNG, राइट। एक्सटेंशन का नाम PNG, क्योंकि डिफॉल्ट एक्सटेंशन जो ओपन हमें देता है वो PNG है, तो हम उसी के साथ चलते हैं। उसके बाद मुझे किस मोड में फाइल को खोलना है, WB क्यों, क्योंकि ये बाइनरी डाटा है, और W इसलिए क्योंकि हमें डाटा को राइट करना है। ठीक है, उसके बाद मैं क्या लिखूंगा, ऐप डॉट राइट, और उसको मैं इमेज का जो बाइनरी डाटा था उसको पास कर दूंगा। सिंपल, डन, हमारा कोड रेडी है। अब हमने ऐसा एक एप्लीकेशन बना लिया है जहाँ पे हम एक टेक्स्ट पास करेंगे LLM को, और LLM हमें इमेज जनरेट करके देगा। ठीक है, तो पहले इसको हम एग्जीक्यूट करते हैं और उसके बाद देखते हैं कि ये चलता है कि नहीं।
ठीक है, तो हमारा क्या नाम था, Python 3 इमेज अंडरस्कोर डेमो। लेकिन उससे पहले मुझे वहाँ तक पहुँचना होगा, क्योंकि मैं अभी आउटर फोल्डर में हूं, तो मैं पहले मल्टी मॉडल एआई के अंदर जाता हूँ, उसके बाद कोड को रन करेंगे। Python 3 क्या नाम है, इमेज अंडरस्कोर, राइट, इमेज अंडरस्कोर डेमो 01.py। ठीक है, मैं पहले इसको एग्जीक्यूट करूंगा और आप देखना, यहाँ ये जो फोल्डर है ना, यहाँ पे इस नाम का एक फाइल बन जाएगा, मतलब test.png नाम का। अभी तो कोई फाइल नहीं है इस फोल्डर के अंदर, इसके लिए मल्टी मॉडल एआई के अंदर कुछ नहीं है, एक .env फाइल है और बस हमारा प्रोग्राम है और कुछ नहीं है। लेकिन अभी देखना test.png नाम का एक फाइल बन जाएगा और उसके अंदर जो भी LLM ने जनरेट करके दिया है वो उसके अंदर होगा। ठीक है, तो पहले इसको एग्जीक्यूट करता हूँ, आप जस्ट आप लेफ्ट साइड देखना, मैंने जनरेट किया। और हाँ, ये इमेज एपीआई थोड़ा मतलब ज़्यादा टाइम लेता है, मतलब ये नॉर्मल टेक्स्ट जो एलएलएम था उसके जैसा नहीं है, क्योंकि वहाँ पे आउटपुट बहुत जल्दी आता था। लेकिन इमेज जनरेशन एपीआई जो है, जो इमेज मॉडल है, वो थोड़ा मतलब ज़्यादा टाइम लेता है। ठीक है, तो अगर आपका अभी अगर टाइम ज़्यादा ले रहा है तो आपको टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि ये इमेज एपीआई थोड़ा इमेज जनरेट होने के लिए तो थोड़ा टाइम लगेगा, राइट। अब देखो, अब क्या हुआ, आपको लेफ्ट साइड में दिख रहा है test.png नाम का एक फाइल बन गया। अगर मैं यहाँ पे जाऊँगा, अब देखना, अब इमेज जनरेट हो गया, राइट। मैंने क्या बोला था, मैंने बोला था एक किड इज प्लेइंग इन द गार्डन, और उसने उसके हिसाब से इमेज जनरेट कर दी और मुझे दे दिया, और हमने उसको फाइल के अंदर सेव कर दिया और हो गया बस। ठीक है, और मैंने क्या बोला था, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, राइट। ये सिंपल कोड था। मैंने बोला था कि जो जनरेट मेथड है उसको, ये देखो, ये दो तो कंपलसरी है, मतलब मॉडल और प्रॉम्प्ट ये दोनों कंपलसरी है, लेकिन ये दो दो पैरामीटर है, साइज और एन, ये दोनों मतलब ऑप्शनल है। इसको चाहे पास करो या ना करो। अगर पास नहीं करोगे तो क्या होगा, पास नहीं करोगे तो क्या होगा पता है, ये जो मैंने दिया है ना, ये सारे डिफॉल्ट वैल्यू है, मतलब डिफॉल्ट वैल्यू ऐसा ही सेट है। मतलब मैं एन अगर कुछ पास नहीं करूँगा तो एन इक्वल टू 1 ही है। अगर मैं साइज भी कुछ पास नहीं करूँगा तो साइज इक्वल टू ए है, 1024 1024। अगर आपको चेंज करना है तो आप चेंज कर सकते हो, जैसे मैंने दिखाया था, राइट। वहाँ पे एक ड्रॉप डाउन आता था, ड्रॉप डाउन आ रहा था कि बहुत सारे रिजोल्यूशन का ऑप्शन। ठीक है, तो आपको फिर उस हिसाब से लेना है, जितना ज़्यादा रिजोल्यूशन होगा इमेज का क्वालिटी उतना अच्छा होगा, और जितना अच्छा होगा उतना ज़्यादा कॉस्ट भी लगेगा, राइट। तो ऐसा नहीं है कि अगर ज़्यादा रिजोल्यूशन यूज़ करोगे तो वो सेम कॉस्ट यूज होगा, नहीं, कॉस्ट ज़्यादा लगेगा वहाँ पे। तो ठीक है, तो साइज और एन ये दोनों ऑप्शनल है। और मैंने क्या बोला था, ये जो इमेज जनरेट करके दे रहा है वो बाय डिफॉल्ट पीएनजी में ही है। अगर हमें किसी और फॉर्मेट में चाहिए तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एक पैरामीटर है आउटपुट अंडरस्कोर फॉर्मेट, राइट। जस्ट आउटपुट अंडरस्कोर फॉर्मेट, और उसको मैं बोलूँगा जो भी चाहिए। देखो यहाँ पे 3 ऑप्शन है, एक जेपीजी, पीएनजी और डब्ल्यूईबीपी। ये तीनों में से अगर आपको पीएनजी तो बाय डिफॉल्ट है, अगर मैं कुछ पास नहीं कर रहा हूँ तो वो पीएनजी है। लेकिन अगर आपको जेपीजी चाहिए तो आप जेपीजी दे दो, या फिर ये दे दो। वो मैं पास नहीं कर रहा हूँ क्योंकि इसमें फिर से मेरा कॉस्ट यूज होगा। आप बस आपको बस प्रैक्टिकल समझाना था, आई होप आप समझ गए होंगे, राइट। ये बस इसलिए यूज होता है जो अगर आपको आउटपुट फॉर्मेट चेंज करना है, तो उस हिसाब से फिर यहाँ पे भी आपको चेंज करना पड़ेगा। लेकिन अगर मान लो जैसे अभी मैंने क्या करा, अभी अगर मैं कुछ आउटपुट फॉर्मेट पास नहीं कर रहा हूँ तो वो बाय डिफॉल्ट पीएनजी है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि इसको जेपीजी में स्टोर करना है, तो क्या ये स्टोर होगा, क्या ये मुझे एरर थ्रो करेगा या स्टोर हो जाएगा। देखो ये स्टोर हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, मैं इसका एक नाम अलग कर लेता हूँ, test01। अब अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करूँगा तो मुझे कोई एरर नहीं आएगा, वो बाय डिफॉल्ट उसके अंदर स्टोर हो जाएगा, मतलब test_01 नाम का एक फाइल बन जाएगा विथ जेपीजी एक्सटेंशन। देखो अब क्या हुआ, .jpg नाम का एक फाइल बन गया और उसके अंदर डाटा है। ठीक है, ये डाटा देखो, ये थोड़ा अलग है और ये भी थोड़ा अलग है। मतलब मैंने क्या बोला था, हमारे पास और एक अप्रोच क्या था, एक विद द हेल्प ऑफ पिलो लाइब्रेरी। लेकिन अगर उसको यूज ना भी करूँ तो मेरा काम चल जा रहा है, राइट। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना, अगर आपको जेपीजी में चाहिए तो यहाँ पे आप आउटपुट फॉर्मेट जेपीजी ही मेंशन कर दो, तो उसमें कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा और एरर आने का चांसेस भी बहुत कम होगा। क्या पता अभी काम कर रहे हैं, फ्यूचर में काम ना करे, राइट। तो हमें अगर सही सही जाना है तो आप आउटपुट फॉर्मेट ही मेंशन कर दो वहाँ पे। ठीक है, तो यही था बस। और हाँ, मैंने क्या बोला था, अगर n इक्वल टू 1 है तो एक इमेज आएगा और हमें डाटा 0 से मिल जाएगा। लेकिन अगर मान लो मैंने n इक्वल टू 2 रखा तो क्या होगा, n इक्वल टू 2 रखूँगा तो 2 इमेज आएंगे, राइट। जो मैंने यहाँ पे बोला था, मैंने डायग्राम स्ट्रक्चर क्या बताया था, जो हमारा स्ट्रक्चर है ऐसा है, राइट। जो डाटा होगा वो लिस्ट ऑफ डिक्शनरी, मतलब ऐसा एक लिस्ट होगा जिसके अंदर लिस्ट ऑफ डिक्शनरी। अगर n इक्वल टू 2 है तो कितने डिक्शनरी होंगे, 2 डिक्शनरी होंगे, राइट। अगर इसके अंदर जाना है तो B64_JSON, ये कहाँ से मिलेगा, विद द हेल्प ऑफ सबस्क्रिप्ट ऑपरेटर 0 डॉट। अगर इसको एक्सेस करना है तो मैं क्या करूँगा, 1.B64_JSON। ठीक है, सिंपल। अगर 2 इमेज है मुझे 2 बार वहाँ से उठाना पड़ेगा। ठीक है, अगर n इक्वल टू 10 है तो 10 इमेज है, तो मैं कैसे करूँगा, 0 1 2 3 ऐसे इंडेक्स के साथ। लेकिन तो फिर अगर n इक्वल टू 100 है तो सिमिलरली ऐसा ही चलेगा। तो क्या करता है हम यहाँ पे, अगर n मोर देन 1 है तो हम सिंपली एक लूप लगाते हैं, राइट। लूप यूज करते हैं, तो लूप में क्या होता है, वो 1 बाई 1 डाटा हमें फिर उठा के दे देता है। तो मैं करता हूँ, जो अगर मैंने n इक्वल टू 2 रखा तो यहाँ पे 2 इमेज आएंगे। ठीक है, तो मैं इसको एक लूप में कन्वर्ट करके दिखाता हूँ, क्योंकि n इक्वल टू अगर ज़्यादा है तो हम एक अप्रोच तो ये है, जैसे देखो, अगर n इक्वल टू 2 है तो एक 0 इंडेक्स में होगा और एक 1 इंडेक्स में होगा, राइट। ऐसा, तो ऐसा करूँगा तो मुझे 2 इमेज मिल जाएंगे। लेकिन ये सही अप्रोच नहीं है। अगर 10 है तो मुझे क्या 10 बार ऐसे लिखना पड़ेगा क्या, तो बेहतर अप्रोच क्या है,
लूप लगाना चाहिए। ठीक है, तो मैं एक काम करता हूँ, अगर n इक्वल टू है तो मैं लूप कैसे यूज करेंगे इसके ऊपर। ठीक है, तो एक काम करते हैं, मैं इसको फॉर लूप यूज करके दिखाता हूँ। ठीक है, तो n इक्वल टू है तो पहले मैं इसको कमेंट करता हूँ, इसकी जरूरत नहीं। ठीक है, इसको लूप यूज करके कैसे करेंगे, तो पहले तो हमें एक लूप लगाना पड़ेगा। लूप किसमें लगाना पड़ेगा, इमेज ऑब्जेक्ट। तो पहले इमेज ऑब्जेक्ट के अंदर जो डाटा है उसके अंदर हमें, उसके ऊपर हमें लूप लगाना पड़ेगा, क्योंकि डाटा के अंदर क्या है, लिस्ट ऑफ डिक्शनरी है। तो पहले वहाँ तक एक्सेस करो, पहले मैं डाटा को फैच करता हूँ, DATA, डाटा तक पहुँचते हैं, उसके बाद उसके ऊपर लूप लगाएंगे। तो वहाँ तक कैसे पहुँचेंगे, इमेज ऑब्जेक्ट डॉट डाटा। और मैं क्या करूँगा, और मैं डाटा के ऊपर लूप लगाऊंगा, और डाटा क्या करेगा, मुझे एक एक करके इमेज का इन्फॉर्मेशन देगा। तो मैं ऐसे लिखूंगा इमेज इन्फो। और एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पे फॉर लूप नहीं लिखता हूँ, मैं यहाँ पे सिंपली इन्यूमरेट यूज करूँगा, राइट। फॉर इंडेक्स कोमा इमेज इन्फो इन इन्यूमरेट। और यहाँ पे मैं क्या पास करूँगा, डाटा। मैं ये वाला अप्रोच क्यों यूज किया, नॉर्मल फॉर लूप क्यों नहीं यूज किया, थोड़ी देर में आपको समझ में आ जाएगा, जस्ट वेट। ठीक, मैंने क्या करा, मैंने इंडेक्स और इमेज, तो क्या होगा, इन्यूमरेट क्या करेगा, डाटा से एक एक डिक्शनरी को उठाएगा और इमेज इन्फो के अंदर डालेगा। और इंडेक्स में क्या आएगा, 0 1 2 3, क्योंकि मैंने यहाँ पे और कुछ पास नहीं किया। यहाँ पे और एक भी एक पैरामीटर होता है, राइट, स्टार्ट। और स्टार्ट इक्वल टू मैंने कुछ नहीं दिया, तो वो बाय डिफॉल्ट वैल्यू क्या है, वो 0 से स्टार्ट होगा। मतलब इंडेक्स में 0 आएगा, सेकंड इटरेशन में 1 आएगा, 2 आएगा, 3। अगर मैं स्टार्ट इक्वल टू, अगर मान लो स्टार्ट इक्वल टू मैंने 10 कर दिया, तो क्या होगा, फर्स्ट इटरेशन में इंडेक्स में 10 आएगा, उसके बाद 11, मतलब एक एक बढ़ता जाएगा। ठीक है, मैं स्टार्ट वैल्यू कोई नहीं, मतलब स्टार्ट वैल्यू पास नहीं कर रहा हूँ, तो वो बाय डिफॉल्ट क्या है, 0 से स्टार्ट होगा। ठीक है, अब हमारा क्या है, हमारे इमेज इन्फो में एक एक डिक्शनरी आ रहा है, राइट। तो मैं यहाँ पे एक जनरल सा स्ट्रक्चर दे रहा हूँ कि डाटा एक्चुअली होगा कैसे। डाटा एक्चुअली में एक लिस्ट होगा जिसके अंदर एक डिक्शनरी होगा, और ऐसा होगा, राइट, B64_JSON, और यहाँ पे कुछ स्ट्रिंग में होगा डाटा, जो कि इमेज का डाटा है, राइट। तो सिमिलरली और भी एक डिक्शनरी होगा, क्योंकि n इक्वल टू अगर 2 है तो मेरे पास और भी एक डिक्शनरी होगा, राइट। और इसका डाटा कुछ अलग होगा, ये सेकंड इमेज के लिए होगा। ठीक है, ये बस मैं यहाँ पे मतलब बता रहा हूँ कि ये ऐसे होगा, मतलब डाटा का जो इंटरनल स्ट्रक्चर ऐसा होगा। तो अगर मैं फर्स्ट टाइम लूप चलाया तो मेरे पास ये इन्फॉर्मेशन आ गया, और इस इन्फॉर्मेशन से अंदर मुझे क्या उठाना है, मुझे ये वाला चीज़ उठाना है। तो वो कैसे आएगा, पहले इमेज str, तो जो कि इमेज इन्फो डॉट B64 जैसे। ठीक है, तो मेरे पास ये वाला ये डाटा आ गया। उसके बाद मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे उसको बाइनरी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। सेम इमेज बाइनरी इक्वल टू बी base64 डिकोड, जो हमारा मेथड है B64 डिकोड। और इसको मैं क्या करूँगा, इसको मैं इमेज स्ट्रिंग पास कर दूंगा। तो ये क्या करेगा, ये मुझे इमेज का बाइनरी जनरेट कर देगा। और जैसे ही इमेज का बाइनरी मेरे पास आ जाएगा, मैं उसको क्या करूँगा, उसको फाइल में स्टोर कर दूंगा विथ ओपन। इस बार फाइल का नाम कुछ अलग लेते हैं, सपोज क्या लेते हैं, सपोज AI_images। ठीक है, AI images, उसके बाद WB देन एज F, देन F डॉट राइट, इसको हम पास करेंगे इमेज बाइनरी। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, इसमें हमारा डाटा स्टोर हो जाएगा 1 बाई 1, मतलब एक इमेज आएगा स्टोर हो जाएगा। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है, देखो, जब फर्स्ट टाइम लूप चलेगा तो पहले हमारे इमेज इन्फो में क्या आएगा, ये वाला डिक्शनरी, मतलब पहला वाला इमेज आएगा। ठीक है, और उसमें से मैंने क्या करा, मैंने B64 जेसन को उठाया, उसको बाइनरी में कन्वर्ट किया और उसको AI_images में स्टोर कर दिया। और जब सेकंड टाइम लूप चलेगा, सेकंड इन्फॉर्मेशन आएगा, और B64 जेसन को उठाया, मैंने उसको बाइनरी में कन्वर्ट किया और उसको भी सेम फाइल के अंदर राइट कर दिया, AI images, यहाँ पे एक्सटेंशन भी आएगा, राइट, .png। तो उसको भी मैंने सेम फाइल के अंदर डाल दिया। तो इसमें क्या हुआ, इसमें डाटा ओवरराइड हो गया। मतलब मेरा जो 2 इमेज था, 2 इमेज का फाइल नहीं बनेगा, इमेज सिर्फ एक ही बनेगा, और वही अपडेट होता जाएगा। तो मुझे कभी भी मल्टीपल इमेजेस मिलेगा ही नहीं। तो मल्टीपल इमेज जाने पाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे मल्टीपल इमेज का फाइल भी बनाना पड़ेगा। एक फाइल में काम नहीं चलेगा। अगर 2 इमेज है तो 2 PNG फाइल बनाओ, अगर 10 इमेज है तो 10 PNG फाइल बनाओ। तो उसको कैसे करेंगे, उसको करने के लिए इसको हमें डायनेमिक करना पड़ेगा। जो AI इमेजेस है ना, उसको हमें डायनेमिक करना पड़ेगा। तो कैसे करेंगे, FAI इमेज, मैं इसीलिए यहाँ पे इन्यूमरेट यूज किया था। तो अब क्या करेंगे, अब मैं यहाँ पे इंडेक्स को पास करूंगा। ठीक है, ये जो इंडेक्स, ये इंडेक्स में क्या हो रहा था, एक एक करके इंडेक्स रहता है, राइट। अगर फर्स्ट टाइम इटरेट हो रहा है तो 0, सेकंड टाइम n 1, थर्ड टाइम 3। तो ऐसा करके मेरा भी क्या होगा, मेरा भी जो फाइल का नाम है वो यूनिक हो जाएगा। मतलब फर्स्ट टाइम फाइल का नाम क्या होगा, AI_images_0.png, सेकंड टाइम AI_images_1.png। और ऐसा चलता चलते मेरा, अगर n इक्वल टू 10 है तो मेरा 10 PNG फाइल बन जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए मैंने इन्यूमरेट यूज किया था, मैंने फॉर लूप यूज नहीं किया था। अगर फॉर लूप यूज करूंगा तो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उस केस में मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे इसको डायनामिक बनाने के लिए मुझे एक एक्स्ट्रा पैरामीटर या वेरिएबल मुझे यूज करना पड़ेगा। ठीक है, उसको भी फिर मुझे मेंटेन करना पड़ेगा, उसको हर बार मुझे एक से मतलब काउंटर बढ़ाना पड़ेगा। तो उससे मतलब बचने के लिए मैंने क्या करा, मैंने सिंपली इन्यूमरेट यूज कर लिया। ठीक है, तो पहले इसको एग्जीक्यूट करके दिखाता हूँ कि इसका आउटपुट कैसा आता है। मैंने 2 इमेज मांगा, पहले चेक कर लेता हूँ n कितना है। हाँ, n इक्वल टू 2 है, तो 2 इमेज बनेगा। ठीक है, तो लेफ्ट साइड में आप देखना 2 इमेज फाइल बन जाएगा, जस्ट वेट।
ठीक है, तो अब हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो चुका है। तो आप देखना लेफ्ट साइड में दो फाइल बनाए, एक है AI images 0.png और है AI images 1.png। ठीक है, मैंने बोला था एक किड इज प्लेइंग इन द गार्डन, तो उसने दो इमेज जनरेट कर दिया। ठीक है, तो इसीलिए ऐसा ही हमें इमेज एपीआई यूज़ करना है। अगर आपको यूज़ करना है इमेज एपीआई, तो उसका सिंटेक्स यही है और ये बहुत सिंपल है, ऐसा कुछ कॉम्प्लेक्स नहीं है, क्योंकि हमने ऑलरेडी जो रेस्पॉन्सेस एपीआई का अच्छे से पढ़ा था ना, उसका बेनिफिट यही है, क्योंकि उसको एक अच्छे से हमने इंप्लीमेंट करके देख लिया। और अब देखना ये जनरेट एपीआई कितना ईजी है, कोई फर्क नहीं, इतना ज़्यादा कुछ मुश्किल है ही नहीं। सारे के सारे पैरामीटर्स सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, आपको पैरामीटर्स देख के ही पता लग जा रहा है कि किसका क्या काम है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे थोड़ा बहुत बता देता हूँ कि एक्चुअली हुआ क्या इंटरनली। मैंने तो ऐसे तो बता दिया है, और फिर भी और एक बार बता देता हूँ कि इसका स्ट्रक्चर क्या हुआ। हमारा पहले क्या था, पहले था प्रॉम्प्ट। ठीक है, पहले हमने प्रॉम्प्ट पास किया, किसको पास किया, ओपन एआई को। ठीक है, ओपन एआई को पास किया। मोर प्रिसाइसली कौन सा मॉडल था, GPT-Image-1। इस मॉडल ने क्या करा, इस मॉडल ने बाइनरी जनरेट किया, बाइनरी इमेज जनरेटर। उसने बाइनरी इमेज जनरेट कर दिया, लेकिन ये तो हमें डायरेक्ट बाइनरी इमेज भेज नहीं सकता ना, तो उसने क्या करा, उसने पहले उसको बेस 64 स्ट्रिंग में कन्वर्ट किया, बेस 64 एनकोडेड स्ट्रिंग में कन्वर्ट किया। इसको बेसिकली बोलते हैं एनकोडिंग। उसके बाद क्या करा, उसने हमें दिया, इसको हमें दिया। तो हमारा जो पाइथन फाइल था image_demo_01.py रिसीव्स द आउटपुट। ठीक है, इसको आउटपुट मिल गया। उसके बाद ये क्या करा, इसने फिर से जो स्ट्रिंग, क्योंकि इसको तो स्ट्रिंग मिला ना, उसने क्या करा, स्ट्रिंग टू बाइनरी कन्वर्जन। और इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं डिकोडिंग। और इसने कैसे किया डिकोडिंग, विद द हेल्प ऑफ B64 डिकोड, ये वाला था, राइट, कौन सा ये, इसको यूज करके उसने कर दिया। उसके बाद क्या करा इसने, इसने सेव कर दिया, सेव टू .png फाइल। बस यही पाइपलाइन है और कुछ नहीं है। एक एक करके देखते हैं। पहले मैंने प्रॉम्प्ट दिया, किसको दिया, ओपन LLM को दिया, जो मॉडल क्या था, GPT-Image-1। और इसको और भी बहुत सारे पैरामीटर पास किए थे हमने, राइट। तो इंटरनली यही मॉडल यूज हो रहा है, यही मॉडल उसको सब हैंडल कर रहा है। ठीक है, प्रॉम्प्ट गया ओपन एआई के पास, ओपन एआई ने उसका बाइनरी इमेज जनरेट कर लिया। लेकिन अब वो बाइनरी इमेज को डायरेक्ट हमें भेज नहीं सकता, तो उसने पहले उसको बेस 64 एनकोडेड स्ट्रिंग में कन्वर्ट किया, और कन्वर्ट करके हमें भेज दिया। तो हमारे पास पहुंच गया, हमारे पास स्ट्रिंग वाला डाटा पहुंच गया, जो ये वाला फाइल था हमारे पास पहुंच गया। उसके बाद हमारा फाइल क्या करा, हमारा फाइल वो जो स्ट्रिंग वाला डाटा था उसको बाइनरी में कन्वर्ट किया। तो ये वाला स्टेप भी हो गया। तो जैसे ही बाइनरी में कन्वर्ट हुआ, उसको हमने क्या करा, हमने PNG फाइल में स्टोर कर दिया, बस। ये पाइपलाइन है। ये अगर इंटरव्यू में कभी कभी पूछते हैं कि अगर आप LLM को कोई टेक्स्ट से इमेज जनरेट करते हो तो इंटरनली क्या क्या स्टेप्स फॉलो होता है, और ये क्वेश्चन तो पूछते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे बोला था ना कि ओपनएआई ने हमें डायरेक्ट बाइनरी क्यों नहीं दिया। ठीक है, तो बस यही बस ओवरव्यू था, और मैंने बता दिया, एक छोटा सा प्रोग्राम था, लेकिन इसके ऊपर हमने काफ़ी कुछ डिस्कशन भी कर लिया है, और हम स्टेप बाय स्टेप बहुत आगे भी बढ़ते जा रहे हैं। हम मल्टी मॉडल AI तक पहुँच गए हैं। ठीक है, और नेक्स्ट क्लास में इमेज का मल्टी मॉडल खत्म होगा, फिर हम और भी जो मल्टी मॉडल कॉन्सेप्ट है ऑडियो वगैरह उसके ऊपर भी डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।